ओके सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो कल हमारा लेक्चर था उसमें हमने जो हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है ख़त्म कर लिया था। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इन यूनिट 2 हमारी जो है। और यूनिट 2 का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर रहेगा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आज हम जो है अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपको जो बोर्ड है वो विजिबल होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। मैं थोड़ा सा और इसको क्लोजर लुक दे दूं ताकि आपको इजीली सब कुछ दिखे। वेट अ सेकेंड, यस। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, व्हाट आर। इससे भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम पढ़ते ही क्यों है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, व्हाई टू स्टडी, ठीक है। हम क्यों पढ़ रहे हैं इतना सब कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं उनकी क्या है, वेरियस एप्लीकेशन क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। देयर आर वेरियस एप्लीकेशन, जहाँ पर कहाँ क्या करते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, डाई इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ इसका यूज होता है, तो डाई इंडस्ट्री में, पॉलीमर इंडस्ट्री में, पॉलीमर की जहाँ फॉर्मेशन होती हैं, यहाँ पर किसका यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जनरली यूज किया जाता है। और कहाँ पर यूज किया जाता है इसका, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है इसकी, मेडिसिनल एप्लीकेशन। तो मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या है, मेडिकल इंडस्ट्री में भी क्या है इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जो सिस्प्लेटिन कंपाउंड होता है, सिस्प्लेटिन किसका कंपाउंड होता है, ये किसका कॉम्प्लेक्स होता है, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स होता है सिस्प्लेटिन, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, हमारे ट्यूमर थेरेपी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ट्यूमर थेरेपी में, ठीक है। इसके अलावा और प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो एनालिटिकल, हार्डनेस मेजर करने के लिए, वाटर की हार्डनेस मेजर करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है, कलरेशन इंडस्ट्री में, कहाँ पर यूज किया जाता है, और कलरेशन, कलर करने के लिए, कलरेशन इंडस्ट्री में, पेंट वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, वहां पर भी कहाँ किसका यूज किया जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। तो क्यों पढ़ रहे हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की क्या है, इतनी वाइड एप्लीकेशन है कि हमें क्या है, इसकी स्ट्रक्चर, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी फॉर्मेशन को पढ़ना क्या हो गया, ज़रूरी हो गया। और इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, हमारी केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर हमारा ऐड कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। या फिर मैं बोलूँ इसको, अगर केमिस्ट्री का नाम दे दूँ मैं, तो इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में फायदा क्या है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ठीक है। अब इसके आगे अगर मैं बात करूँ, हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला था हमारा व्हाई टू स्टडी, हमें क्यों पढ़नी है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब हमें पढ़ना है कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो कंपाउंड जिसमें जो मेटल एटम है, ठीक है, वो कंपाउंड जिसमें जो मेटल एटम है क्या रहता है, सराउंडेड रहता है लिगेंड से। किससे सराउंडेड रहता है, लिगेंड से। और इस तरह सराउंडेड रहता है कि मेटल एटम क्या है, एक क्लस्टर फॉर्म कर लेते हैं लिगेंड मेटल के अराउंड। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसमें जो मेटल एटम है बाउंड होता है लिगेंड से, वो लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है, अनायन भी लिगेंड हो सकता है, और कैटायनिक लिगेंड भी हो सकता है, वो कोई भी लिगेंड हो सकता है। तो वो कंपाउंड जिसमें मेटल एटम क्या है, हमारा बाउंडेड रहता है लिगेंड से, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और क्या
ऐड कर सकते हैं, हम ये ऐड कर सकते हैं कि वो कंपाउंड्स जो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। क्या करते हैं? अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं। कहाँ पर? जब हम उनको कहाँ डालते हैं, किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में या फिर सॉलिड फेज में क्या करते हैं, उनको मिक्स करते हैं। मतलब ऐसे कंपाउंड, ठीक है, जो अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, किसमें? एक्वस फेज में और सॉलिड फेज में। उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो कैसे हम एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारा KCl के साथ हमने रिएक्ट करवाया, किसको? आयरन का कॉम्प्लेक्स था FeCN2, ठीक है। जैसे ही हमने रिएक्ट करवाया तो हमारे पास एक नया कंपाउंड बन गया K पॉजिटिव FeCN6, ठीक है, FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है। अब अगर मैं क्या करती हूँ, ये जो कंपाउंड है अगर ये आयोनाइज होगा तो ये कैसे होगा? K पॉजिटिव में हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है। अब अगर मैं इस कंपाउंड को कहाँ डिसॉल्व करूँ? एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूँ, ठीक है। तो क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन में? देखो, अगर एक्वस सॉल्यूशन में हमने इसको डिसॉल्व किया तो यहाँ क्या होना चाहिए था कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए था। आयरन 2 पॉजिटिव अलग चला जाना चाहिए था और Cn अलग चला जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमने इस सॉल्यूशन को, इस कंपाउंड को, ये जो हमारे पास बना है, इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, हमने क्या देखा कि कोई भी फर्दर रिएक्शन नहीं हुई, मतलब हमें कोई भी फर्दर आयन ऑब्टेन्ड नहीं हुए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा कंपाउंड बना था, इसने क्या किया? एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को क्या करके रखा? रिटेन करके रखा, ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ। तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे हमारे कॉम्प्लेक्स जो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखते हैं, किसमें? सॉलिड या फिर एक्वास फेज में, उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोलते हैं। आई होप सो आपको मेरा जो बात है वो समझ आ गई होगी अच्छी से, ठीक है। नहीं आई होगी तो देख लेते हैं दोबारा, यहाँ 4 पॉजिटिव नहीं आएगा। क्या बोला मैंने? जब हमने क्या किया, FeCN2 को रिएक्ट करवाया KCN के साथ, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, K4FeCN6 कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? फॉर्म हुआ, जो आयनाइज हो गया किसके अंदर? K पॉजिटिव में, और ये क्या हो गया? FeCN6 4 नेगेटिव में। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन को, इस कंपाउंड को किसके अंदर डिसॉल्व कर दिया? एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया। और जब एक्वस सॉल्यूशन में मैं इसको डिसॉल्व करूंगी तो क्या हुआ? अब देखो, एक्वस सॉल्यूशन था, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव था, तो ये ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए था ना कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन नहीं हुआ। और ब्रेक डाउन ना होने की वजह से हमारे पास कोई भी आयन ऑब्टेन नहीं हुए सॉल्यूशन में। और अगर कोई भी आयन ऑब्टेन नहीं हुए तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स था, इसने अपनी आइडेंटिटी क्या करके रखी? रिटेन करके रखी, ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जो क्या है, एक्वास या सॉलिड फेज में अपनी आइडेंटिटी को क्या करके रखते हैं? रिटेन करके रखते हैं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि एक तो हमारे पास होते हैं डबल सॉल्ट, एक होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? ठीक है, क्या डिफरेंस होता है? एक तो हमारे पास कोई भी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ले लेते हैं, जो भी हमने बनाया वो ले लेते हैं। कौन सा बनाया था हमने? आयरन का साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाया था, ठीक है। ये कोई भी हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। एक हम ले लेते हैं कोई भी जो है डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में हम ले लेते हैं मोहर सॉल्ट ले लेते हैं हम, जो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला जनरली FeSO4 NH का 2 NH का 4 2SO4 × 6H2, ठीक है। अब देखो, ये दोनों हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक डबल सॉल्ट है। ये क्या है हमारे पास? मोहर सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? डबल सॉल्ट। क्या मेजर डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच में? एक डबल सॉल्ट, कोई भी डबल सॉल्ट, यहाँ पर मैंने मोहर सॉल्ट लिया है, आप पोटाश एलम कोई भी डबल सॉल्ट ले सकते हो। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? तो एक मेजर डिफरेंस जो है इनके अंदर वो बस यही है कि हमने क्या किया, दोनों कंपाउंड को उठा लिया और दोनों ही कंपाउंड को हमने क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया किसके अंदर? एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो जैसे ही मैंने दोनों कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, मैंने क्या देखा कि मोहर साल्ट जो था हमारा, जो एक डबल सॉल्ट था, इसको जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन में मैं डिसॉल्व करूंगी,
ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, आयंस में क्या है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जब मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूंगी तो मैं देखूंगी मुझे कोई भी आयन ऑब्टेन नहीं हुआ। तो यही मेजर डिफरेंस है कि जब हम इनको डबल सॉल्ट को हम एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या है, अपनी आइडेंटिटी को क्या कर लेते हैं, होल्ड नहीं करके, होल्ड नहीं रख पाते, और होल्ड ना रखने की वजह से ये क्या है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं आयंस में। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूँ, इनकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के केस में क्या होगा कि जब हमने इसको एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया तो ये क्या है, आयन हमारा ब्रेक डाउन नहीं हुआ। तो इस यही डिफरेंस है हमारा मेजर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और मोहर साल्ट के बीच में। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब एक जो मेजर क्वेश्चन है वो हम बात करते हैं, तो ये तो आपको समझ आ गया ना कि कैसे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है डिफर करते हैं हमारे डबल सॉल्ट से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफर फ्रॉम डबल सॉल्ट। ठीक है, तो वहां पर आपको बताना है कि क्यों होता है, और एक एग्जाम्पल भी आपको प्लस में लेके दिखाना है कि मोहर साल्ट तो आयंस में ब्रेक हो जाएगा लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्वा सॉल्यूशन में आयंस में ब्रेक नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि ऐसा क्यों हुआ कि जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना था वो डिसॉल्व नहीं हुआ आयनिक सॉल्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो क्या बोला मैंने कि अगर मैं पूछूं आपसे कि FeCN6 क्या है, मेरे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, राइट और नॉट। ठीक है, अब मैं पूछूं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक्वा सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी रिटेन करेगा, लेकिन इसने ऐसा किया क्यों। ठीक है, वाई जो हमारा कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, यहाँ पर ये मैंने आपको भी समझाया है इसलिए मैं लेकर चल रही हूँ, डज नॉट डिसॉल्व इन आयनिक सॉल्यूशन, डज नॉट डिसॉल्व इन आयनिक सॉल्यूशन। ऐसा क्या हुआ कि ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है ये क्या है, आयनिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हुआ। तो आप कहोगे मैम ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसलिए डिसॉल्व नहीं हुआ। क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है आयन में ब्रेक डाउन नहीं होते, आयनिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जब हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो हमारा जो मेटल एटम है ना उसके ऊपर जो है जो चार्ज है Z इफेक्टिव जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जब क्या है हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो जनरली क्या रहता है, वैसे भी इसके ऊपर क्या रहता है, Z इफेक्टिव क्या है हमारा इंक्रीज हो जाता है, और Z इफेक्टिव क्या रहता है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, दैट मीन जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव होगा उतनी ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, क्योंकि क्या बोला मैंने, जब कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है तो मेटल एटम के ऊपर क्या है जो Z इफेक्टिव है कंपाउंड्स के ऊपर, कॉम्प्लेक्स के ऊपर, वो Z इफेक्टिव क्या है इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि मेटल के ऊपर चार्ज बढ़ जाता है। चार्ज बढ़ने की वजह से क्या है उसका Z इफेक्टिव भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने लग जाता है, और जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव होगा उतनी ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अगर मैं पूरा फॉर्मूला लिखूँ तो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 13.6 Z इफेक्टिव स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ क्या हो गया कि जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Z इफेक्टिव के स्क्वायर के। तो जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव उतनी ही ज़्यादा उस कॉम्प्लेक्स की आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी किसी भी कॉम्प्लेक्स की, उसकी आयोनाइज होने की टेंडेंसी, मतलब आयन के ब्रेक होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जैसे ही आयोनाइजेशन होने की टेंडेंसी उसकी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब वो अब इजीली आयोनाइज नहीं हो पाएगा। तो जितनी कम आयोनाइजेशन टेंडेंसी उसकी डिक्रीज होगी उतना ही ज़्यादा उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यही वजह है कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, जबकि मोहर साल्ट के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ये आपकी बुक में नहीं है,
इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या बोला मैंने, यहाँ दे देगा वो कोई भी कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन का वो पूछेगा ये डिसॉल्व क्यों नहीं होता है आयनिक सोल्यूशन में, तो आप क्या कहोगे कि इन कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो मेटल आयन है उसके ऊपर Z इफेक्टिव क्या है, बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन Z इफेक्टिव। जो Z इफेक्टिव है वो क्या रहता है, आयोनाइजेशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव उतनी ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, और जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही आयोनाइजेशन होने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है कॉम्प्लेक्स की, और कोवलेंट कैरेक्टर क्या है, बढ़ जाता है। और कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाने की वजह से हमारा कंपाउंड क्या है, डू नॉट आयोनाइज, आयोनाइज नहीं होता। ठीक है, आगे बात समझ आपको, आई होप सो ये चीज़ समझ आ गई है आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अब कैसा बॉन्ड फॉर्म होता है किसके बीच में, मैंने कहा ना जो मेटल एटम क्या होता है, बॉन्डेड होता है हमारा लिगेंड से। ठीक है, मेटल एटम क्या रहता है, बॉन्डेड रहता है लिगेंड से। तो अब ये मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ना तो ये बॉन्ड प्योरली कोऑर्डिनेट होता है और ना ही ये बॉन्ड प्योरली कोवलेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, ना तो ये बॉन्ड आयनिक होता है ना ही ये बॉन्ड प्योरली कोवलेंट होता है, इसलिए हम इसको बॉन्ड को क्या नाम दे देते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दैट मीन्स जितने भी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, अगर आपसे पूछे कि मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, तो आप क्या कहोगे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, फॉर्म होता है। आई होप तो आपको इंट्रोडक्शन जो है समझ आ गया होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। तो नेक्स्ट लेक्चर में कल हम इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज की क्या करेंगे, बात करेंगे, कुछ टर्म्स यूज़ करेंगे जो यूज़ होती हैं जनरली हमारी जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ते हुए। थैंक यू।